नमस्कार मित्रों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हम लोग इस समय आरओ की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज ये हमारा 15वां सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेट जो है की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं जिनके नंबर्स तो 20 हैं। 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको हम, बट इनसे आपको मिलेंगे अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस कम से कम। ठीक है, तो पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि इसमें आप जो है कुछ एक्स्ट्रा और भी आप गेन कर सकें। क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपको समझाया जा रहा हो, अगर उसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो ही आप अगले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहां आंसर देना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं दे रहे हैं अभी, इसलिए आप अपने स्तर पर उसका तुरंत आंसर देखने की कोशिश करिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन आप उसको, अगर आपका आंसर गलत जाता है तो ये पूरी तरह से कोशिश करिए कि आखिर मेरा आंसर गलत क्यों हुआ और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हम क्वेश्चन केवल नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसके सॉल्व को भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों इसका आंसर ये होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। यानी ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी जो जी है, इसका मान 0 हो जाए, अचानक लुप्त हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखिए, तो एक्चुअली ये भार के बारे में पूछ रहा है, स्पेशली क्या पूछ रहा है, भार यानी वेट के बारे में पूछ रहा है। तो वेट का मतलब क्या है, W = m/g। ठीक है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो W = m/g। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो g है, ये जो g देख रहे हैं, ये 0 हो जाए। ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मास। ठीक है, मास यानी हिंदी में द्रव्यमान। ठीक है ना, तो ये द्रव्यमान बचेगा। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाएगा। तो अब चूंकि भार तो दोनों को मिला के बनता है ना, वेट जो बनता है वो दोनों को मिला के बनता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। दोनों शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, क्या होना चाहिए भाई, वस्तु का भार जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बिल्कुल, द्रव्यमान किसी का परिवर्तित नहीं होता है, यहां याद रखिएगा, द्रव्यमान किसी का भी परिवर्तित नहीं होता है। कभी भी द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, उसका भार परिवर्तित होता है, क्योंकि भार जो है वो गुरुत्वीय बल पर भी निर्भर करता है। यानी भार जो है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय जो बल लग रहा है, जो जी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए किसी आप ऐसे ग्रह पर चले गए, जैसे चंद्रमा पर मान लीजिए उपग्रह है हमारा, वहां चले गए तो आप जानते हैं वहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, वहां पर गुरुत्वीय बल का क्या स्थिति है। इसीलिए जब आप वहां पहुंचते हैं तो जो आपका भार है उसमें तुरंत परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर कहीं पर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, द्रव्यमान तो आपका फिक्स है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार आपका गुरुत्वीय बल के अनुसार क्या हो जाएगा, परिवर्तित रहेगा। अल्टीमेटली इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन जो भार है वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा रंग, अधोलिखित मतलब नीचे लिखे, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। अब देखिए, कह रहा है कि जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष से मतलब है रेनबो, ठीक है, के मध्य में दिखाई देता है। अब अगर आप वर्ण क्रम को देखें तो यही होगा। ठीक है,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना। तो कह रहा है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है नीला, हरा, लाल और पीला। नीला, हरा, लाल और पीला। अब अगर आप इसके मध्य में देखना चाहें तो आपको क्या मिल रहा है यहां पर? ठीक है, क्या मिल रहा है यहां पर? देखिए, अगर इधर से आएंगे तो आपको सेंट्रल में क्या मिलेगा? जी। इधर से जब आप जाएंगे तो सेंट्रल में क्या मिलेगा आपको? जी। ठीक है ना। क्या मिल रहा है सेंट्रल में? जी। ये तो मिलेगा ना भाई। इधर से आएंगे तो भी ये चौथा है, इधर से आएंगे तो भी ये चौथा है। क्या मिल रहा? मध्य में। मध्य मतलब मिडिल ऑर्डर में दिखाई देता है। कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा? देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें बीच में क्या आएगा? जाहिर सी बात है ना कि हरा आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन आ जाएगा। यानी बीच में अगर हरा आ रहा है तो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। इसमें हमने आपको इस तरह की एक सूची जो है हमने पहले आपको दे रखी है। अगर आप, यानी अगर आप इसका पुराना वीडियो देखेंगे, कोई भी इससे पहले का वीडियो जो आप देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन नंबर सेट जो है हमारा है, तो उसमें इसका आंसर आपको डिटेल में मिलेगा। अब इसके उसको मिलाइए आप। तो जो एनीमोमीटर मान जो है वो वायु वेग को मापता है, ये एकदम कंफर्म हो गए आप। ठीक है। और सीज्मोग्राफ आप जानते हैं भूकंप को मापता है। बैरोग्राफ यानी बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को करेगा। ठीक है। और हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को नापता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ए में 3 सही है। ठीक है, वायु वेग। बी में 1 सही है। ठीक है, बी में 1 सही है, भूकंप को मापता है। ठीक है। सी में 2। ठीक है, इस तरह सही है। इसका मतलब 3 में आंसर क्या सही हो जाएगा? डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही होगा। अब इसको मिला के आप लोग रट लीजिएगा। इसके पहले 14 नंबर सेट के वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन आया है, उसमें डिटेल में जितने भी मीटर हैं उनको डिटेल में हमने आपको एक लिस्ट दी हुई है, तो उनको आप याद कर लें। ठीक है। इसमें क्या किया गया है? 2 तो मीटर दिया है और 2 ग्राफ दिया है। ये गलती मत करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। सिज्मोग्राफ, ठीक है ना, कहीं कहीं सिज्मोमीटर लिखा रहता है। बैरोग्राफ कहीं बैरोमीटर लिखा रहता है। तो मीटर एक यूनिट है और ग्राफ वो है जिस ग्राफ पेपर पर ये ड्रॉ होता रहता है कंप्यूटराइज, उसको कहते हैं। तो ये 2 चीज ग्राफ में पूछा है और 2 चीज यूनिट के तौर पर यानी मीटर के तौर पर पूछा है। तो बात वही हुई, इसमें कंफ्यूजन होइएगा। ये हमने आपको मिला दिया है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 3 में डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है, एक कटा हुआ हीरा, हीरा मतलब डायमंड, क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। ठीक है। एक्चुअली सीधे कॉन्सेप्ट इसका यह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक होता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब हुआ कि कुछ ठीक ठाक पार्ट क्या हो जाए, प्रकाश आए, उस प्रकाश का लगभग 90% पार्ट, 80% पार्ट भी बैक हो रहा है, वापस आ रहा है उसी माध्यम में जिस माध्यम से आया हुआ, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। दूसरा होता है अपवर्तन।
अपवर्तन उसे कहते हैं जब कोई प्रकाशीय किरण अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो वो अपने मूल मार्ग से हट जाए, उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन। लेकिन तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। होता क्या है, जब अपवर्तन में जो अपवर्तनांक है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाए और जो आपतित किरण है वो लगभग क्रिटिकल एंगल पर पहुंच जाए, तो जो परावर्तित कोण होता है उसका मान इस प्रकार से हो जाता है कि जो आपतित किरण होती है वो पुनः पूरी तरह से उसी माध्यम में वापस लौट आती है जिस माध्यम से वो गई रहती है। इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे हीरा सबसे टफेस्ट मटेरियल में आता है, ठीक है, और टफेस्ट मटेरियल का फायदा यह है कि उसको काटना मुश्किल होता है, और जिसको काटना मुश्किल होता है उसकी खासियत यह होती है कि उसमें आप कोई एंगल बना सकते हैं। जैसे कोई लकड़ी है, सामान्य तौर पर किसी लकड़ी को आप देखिए, जैसे सागौन है, सागौन की लकड़ी है या टीक की लकड़ी है, तो अब होता क्या है, वो थोड़ा काटना मुश्किल होती है, हार्ड होती है, ठीक है। अब उसमें अगर कोई आपको वुडन पर डिजाइन बनानी है, अगर कुछ लकड़ी पर कोई डिजाइन बनानी है, तो आप आम की लकड़ी पर, महुआ की लकड़ी पर, पपीते की पेड़ लकड़ी पर आप कुछ डिजाइन बना पाएंगे नहीं, क्योंकि तो सॉफ्टली कट जाती है। लेकिन जो मुश्किल से कटे उस पर डिजाइन पर आप अच्छी अच्छी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हीरा है, जब ये बहुत कठोर होता है, बहुत टफेस्ट होता है, इसको काटना मुश्किल होता है, पर उसकी अच्छाई यह है कि जितना आप काट पाते हैं, जो एंगल आप बना लेते हैं, उस तरह से क्या होता है कि उसमें इस तरह से डिजाइन भी अच्छी अच्छी बन जाती है, और डिजाइन बनने के साथ साथ क्या होता है, उसमें इतने क्रिटिकल एंगल बनते हैं, इतने क्रांतिक कोण बनते हैं। देखिए यही खासियत होती है इसकी, क्या कि डिजाइन को इस तरह से किया जाए कि उस पर क्रिटिकल एंगल भी खूब बने, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके और एक खूबसूरत डिजाइन भी बन सके। यही इसी पर हीरे की जो है वो कीमत तय होती है, ठीक है। तो डायमंड के अंदर क्या होता है, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। डिजाइन भी बनाई जाती है और बहुत सारे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण बना दिए जाते हैं, जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सके और जो है हीरा चमक सके। हीरे की चमक ही जो है उसकी कीमत, हीरे की चमक और उसकी डिजाइन ही उसकी कीमत का निर्धारण हो करती है, ठीक है ना। तो किसमें होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। देखिए परावर्तन मैंने अभी बता दिया आपको, अपवर्तन हमने अभी बता दिया, और विवर्तन हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 14 नंबर सेट में बताया हुआ है। प्रकीर्णन क्या होता है इसको समझिए आप, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन जो होता है इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, इंग्लिश में प्रकीर्णन को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग होता क्या है कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी माध्यम में जाती है, मान लीजिए कोई माध्यम है, जब इस माध्यम में जाती है तो बार बार क्या होता है, ये माध्यम के कणों से टकराएगी, और जब माध्यम के कणों से टकराएगी तो क्या होगा, इसमें इसके मार्ग में लगातार क्या होता है, अवरोध आता जाता है और कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाता है, जिसके कारण से इसके प्रकाश की जो अलग अलग रंग हैं, ठीक है, जो इसमें अलग अलग रंग हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है? श्वेत प्रकाश का मतलब यह है कि इसमें भाई अलग अलग रंग है ना। श्वेत प्रकाश का मतलब है कि इसमें क्या है, अलग अलग रंग हैं सब, ठीक है। तो सब इसमें अलग अलग क्या है, रंग हैं। अब अलग अलग रंगों को मिला करके ही ये क्या बना हुआ है, ये 7 रंग बने हुए हैं। लेकिन सातों रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। यानी जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन कम, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है।
अब सूर्य के प्रकाश में देखा जाए तो जो 7 रंग हैं उनमें लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के तरंग जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब ऐसे में इनमें इन 7 रंगों में सूर्य के प्रकाश जो आप व्हाइट देख रहे हैं, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वही हमने अभी आपको बीप ग्योर में बताया। ठीक है, ये इसका क्रम होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जाहिर सी बात है कि 7 रंग की जो कि वेवलेंथ अलग अलग है, तरंग दैर्घ्य अलग अलग है, तो सब बराबर दूरी तक तो एक मान लीजिए सबको यहां पहुंचना है, तो यहां तक सब लोग तो पहुंच नहीं पाएंगे, कोई कम दूरी, कोई यहीं रुक जाएगा, कोई यहां तक जाएगा, कोई यहां तक जाएगा, कोई यहां तक जाएगा। ठीक है, कुछ यहां तक पहुंचेंगे। तो होता क्या है कि हमारी आंख तक, अब जब वायुमंडल से आता है सूर्य का प्रकाश, उसका मार्ग में क्या होगा, जो प्रकीर्णन होगा, तो प्रकीर्णित प्रकाश ही हमारी आंखों को दिखाई देता है। जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है, जो ब्लू कलर में हमको दिखाई पड़ता है, उसका रीजन क्या है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग उसका रीजन है। ठीक है, आइए अगला देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए? नहीं। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ये काम कौन करता है? ये काम करता है रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर। जैसे आपके घर में टीवी होगी, तो टीवी को आपने कहां लगाया? प्लग में लगाया, उसमें तो एसी करंट है, लेकिन फिर भी टीवी चलती है। जबकि किस पे चलती टीवी? टीवी डीसी करंट पर चलती है। आपने दिया उसको एसी, तो क्या हुआ? एक्चुअली टीवी के अंदर क्या लगा होता है? यही रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में बदल देता है। ठीक है ना? तो ट्रांसफार्मर का काम ये नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो पहला वाला नहीं होगा। फिर क्या? दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को, सॉरी, कह रहा है कि डीसी को एसी में बदलने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो ना तो एसी को डीसी बदलता है, ना ही डीसी को एसी बदलता है। डीसी को एसी में कौन बदलता है? मैं इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, डीसी को, सॉरी, डीसी को एसी में, याद रखिएगा, एसी को डीसी में रेक्टिफायर परिवर्तित करता है, लेकिन डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। ठीक है, इन्वर्टर बदलता है। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर एसी को डीसी में और डीसी को एसी में दोनों बदलने का काम करता है। ठीक है ना? आप उसको एसी देते हैं तो क्या करता है? उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल करके, डीसी में बदल करके किसमें रख लेता है? किसमें? बैटरी में। और जब फिर आपकी लाइट चली जाती है, आपकी जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो फिर से क्या करता है? वो उस डीसी को एसी में बदल देता है और आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यू रहती है आपकी। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा विभव का उच्चाई अथवा अपचाई करने में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा यानी, ध्यान समझिएगा, यहां पर कह रहा है कि एसी को, किसको कह रहा है? कि जो तीसरा ऑप्शन, जैसी बात ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा, तीसरे विचार करते हैं। कह रहा है कि एसी को स्टेप अप लीड स्टेप डाउन। ठीक है, यानी ऊंचाई, क्या कह रहा है? विभव को ऊंचाई, स्टेप अप मतलब हिंदी में ऊंचाई, ठीक है, या अपचाई यानी स्टेप डाउन, ठीक है, करने में इस्तेमाल करता है। फिर कह रहा है दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए। दिष्ट धारा मतलब डीसी, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी। तो बिल्कुल क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन के हिसाब से देखें अगर आप, तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, और ना ही डी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफार्मर डीसी लाइट में इस्तेमाल, डीसी करंट में इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रांसफार्मर
दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में इस्तेमाल नहीं होता है, केवल एसी में यूज होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के विभव यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस विभव को? वोल्टता। ठीक है, जो आपका पोटेंशियल है के ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए यानी एसी करंट के को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आप थोड़ा समझ लीजिए, एक्चुअली जो आपका ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर को मैं एक लाइन में समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ट्रांसफार्मर एसी की वोल्टता को कम या अधिक करता है। कम करता है यानी स्टेप डाउन, अधिक करता है मतलब स्टेप अप। ठीक है ना? अब इसको और अगर थोड़ा सा ध्यान समझाया जाए तो मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा चाहे आप। यह उच्च विभवांतर की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को किसकी? फिर से ला रहा हूं, यह उच्च विभवांतर की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभवांतर की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में तथा निम्न विभवांतर की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है ना? तो अभी जब इसका कंटेंट का देंगे वीडियो तो वहां ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे अलग से, तो वहां आप इसको देखिएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे पहले कहा, जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिजिक्स को पढ़िए, रटने की कोशिश मत करना। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन कब? जब कॉन्सेप्ट बेस्ड आप पढ़ेंगे। और आपके यहां चूंकि अप्लाइड फिजिक्स है, आपके आसपास जो हो रही है वही फिजिक्स आपकी पूछी जाती है, तो ऐसे में अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जहां लैंग्वेज चेंज की गई, भाषा बदली गई, जहां पर और कुछ किया गया, वहीं पर आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या करिए, हमेशा कॉन्सेप्ट समझिए। एक कॉन्सेप्ट पर 50 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर रटेंगे तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बस आप। क्या कह रहा है? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, लेंस का नाभ्यांतर यानी सेंट्रल अधिक होता है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा एक सही नहीं है? फिर से मिलाइए। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख लेता है, लेकिन पास की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। ठीक है ना? यानी आप कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है, चूंकि यहां पर ये इस्तेमाल किया जाएगा लेंस, तो ऐसे में ये वाला पोर्शन, बीच का पोर्शन क्या है? देख रहे हैं आप, ये पोर्शन जो बीच वाला है, ये बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा ज्यादा मोटा है। तो अवतल लेंस जो होता है, चूंकि वो ऐसे होता है तो बीच में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। किनारों पर क्या होता है? ये यहां ऐसे किनारे पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला होता है। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है ये क्या है? कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये उत्तल है और ये अवतल है। ठीक है ना? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक, ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, जबकि ये क्या होता है? किनारे पर मोटा होता है, ठीक है, और वो बीच में पतला होता है। समझ गए आप लोग? तो ये भी सही है इसका मतलब। फिर कह रहा है कि यानी फर्स्ट भी सही है, ये भी सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। एक्चुअली दूर दृष्टि दोष में होता क्या है कि मान लीजिए आपकी आंख है और ये आपका कॉर्निया का पोर्शन है, तो जो यहां पर पिक्चर बनती है, ठीक है, फिर समझिएगा, मान लीजिए आपका आंख का पोर्शन है और ये कॉर्निया का पोर्शन है और ये प्रकाशीय किरणें जो है आपकी आ रही हैं, तो इसमें, और ये यहां पर रेटिना है, यहां पर क्या है? ये रेटिना है। ठीक है, तो जो
प्रकाशीय किरणें जा रही हैं वो यहां जाके मिल रही है। देख रहे हैं रेटिना यहां है, पिक्चर भी पिक्चर कहां बन रही है, यहां बन रही है, जो कि पिक्चर कहां बनना चाहिए, पिक्चर आपकी यहीं पर बननी चाहिए, पिक्चर आपकी यहां पर बननी चाहिए। तो कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है ना। तो क्या कह रहा है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत क्या है, गलत है डी। क्या कह रहा है डी, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस नहीं, क्या लगाया जाएगा यहां पर एक्चुअली उत्तल लेंस लगेगा, ये लगाया जाएगा। ये क्या करेगा, इसको उत्तल लेंस क्या करता है समझिएगा, यहां पर ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, ठीक है, ये प्रकाशीय किरणें आ रही हैं, इसका काम क्या है, इसका काम है किरणों को सिकोड़ देना। ये प्रकाशीय किरणें आई, इनको क्या करना, सिकोड़ देना, ठीक है। और कितना इसके सिकोड़ने की क्षमता है, वही क्या होती है, वही इसकी लेंस की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, हमेशा फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, उल्टी होती है, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है, ये वाला गलत है। तो आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर के हिसाब से ये पोर्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी ये चौथा ऑप्शन गलत है। क्या कह रहा है, कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, डी जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भू स्थित उपग्रह का काल होता है, एक भू स्थित उपग्रह का काल मतलब यहां पर कह सकते हैं परिक्रमण काल, कौन सा, परिक्रमण काल जो है होता है, ठीक है ना, यानी रोटेट करने का जो टाइम लगता है, यानी उसके चारों ओर, मान लीजिए ये क्या है, कोई ये प्लेनेट है, सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और इस अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, ये सैटेलाइट है चक्कर लगा रहा है, इसमें चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए अलग अलग ऑर्बिट है, और ये जो आप देख रहे हैं सैटेलाइट, ये हमारा क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भू स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। भू स्थित उपग्रह, या इसको क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ऐसा उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, ऐसा उपग्रह, ठीक है, जो पृथ्वी से देखने पर, ठीक है, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर प्रतीत होता हो, उसे क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह। यानी ऐसे सैटेलाइट जिन्हें हम अर्थ से देखें तो वहां पर वो फिक्स लगे। जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो क्या हमें लग रहा है कि पेड़ पौधे घूम रहे हैं, या क्या कुछ लग रहा है कोई चीज घूम रही है, नहीं। लेकिन आप चंद्रमा को जब देखते हैं, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, जब चंद्रमा को आप देखते हैं यहाँ खड़े होकर के, तो आपको लगता है चंद्रमा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कि चल तो आप भी रहे हैं और चल वो भी रहा है। आप सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, आपकी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन दोनों ही आपको चलते हुए, अगर कोई चंद्रमा से देखे पृथ्वी पर तो पृथ्वी चलती हुई दिखाई पड़ेगी, और यहां चंद्रमा देख रहे हैं आप तो भी आपको चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज आप दोनों के गति में अंतर है। लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं और हमारे सामने खड़ा हुआ या ऊपर कोई सैटेलाइट है, वो ऐसे ऐसे, वो भी साथ साथ चल रहा है, हम दोनों बराबर बराबर स्पीड से चल रहे हैं, तो ना हमें चलता कोई दिखाई पड़ेगा ना अगले को। जैसे अगर दो पैरेलल ट्रेनें समान स्पीड से बगल बगल ट्रैक पर एक टाइम पर छूट रही हैं, तो लगेगा कि दोनों स्थिर हैं, क्योंकि ना वो चल रही है ना हम चल रहे हैं, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं एकदम बराबर बराबर। तो ऐसा कोई उपग्रह जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित हो, तो वो कैसा होता है,
उसकी भू समकालिक गति जो होती है, जो उसका भू समकालिक गति है, क्योंकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है वो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी गति और हमारी गति, यानी हम जो 24 घंटे में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे वो कक्षा भी 24 घंटे के हिसाब से ही चक्कर लगा रही है। अगर उसमें कोई उपग्रह स्थापित कर दिया जाता है तो जितनी रफ्तार से हम चल रहे हैं उतनी रफ्तार से क्या होगा, वो भी चल रहा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम दोनों समान रफ्तार से, यानी हमारा ग्रह उपग्रह जो भी है, ठीक है ना, और अगला अगर समान गति से चल रहा है तो वो भी हमें स्थिर दिखाई पड़ेगा, हम भी उसको स्थिर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटे। यानी कोई भू स्थित उपग्रह का परिक्रमण क्या होता है, 24 घंटे, क्योंकि हम भी 24 घंटे में, हमारी पृथ्वी भी 24 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो और वो कक्षा भी क्या होती है, 24 घंटे में ही एक चक्कर पूरा करती है। तो क्या होगा इसमें आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। सही नहीं है, जब ना की बात आए तो कोशिश करो कि अंडरलाइन कर लो, नहीं तो पता लगा क्वेश्चन आप हाँ में कर देंगे। ठीक है, और सही आंसर भी गलत, और विकल्प पे कोशिश की जाती है कि एक एग्जैक्ट सही वाला आंसर रखा जाए। कह रहा मृग तृष्णा को बोलते हैं इंग्लिश में मिरेज। क्या बोलते हैं, मिरेज। मृग तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। ठीक है, कह रहे हैं सही नहीं है, जबकि सच बात यह है कि जो अभी मैंने बताया वो एकदम सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सर्च लाइट मतलब टॉर्च लाइट, जो टॉर्च जलाते हैं उसमें अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, आपतित किरणों को दूर तक फैला देता है, इनकमिंग रेस को एक डिस्टेंस दे देता है। ठीक है ना, और सर्च लाइट का काम है दूर की वस्तुओं को देखना। ठीक है, तो उसमें अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, सही है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय मतलब प्रिफर्ड, वरीय मतलब प्रिफर्ड, यानी कह रहा है कि गर्मी में गाढ़े रंग की तुलना में सफेद रंग के, हल्के रंग के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है उनको। सही बात है, ये भी सही है। डी भी क्या कह रहा है, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही गलत है, यही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण से देखेंगे तो आंख, कान, नाक की जो चीजें होंगी और छोटी दिखाई पड़ेंगी। सच यह है कि उन छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए तो हम क्या करेंगे, और छोटी चीज को बड़ा कौन दिखाता है, छोटी चीज को बड़ा कौन दिखाता है, उत्तल दर्पण दिखाता है, यानी कॉनकेव मिरर दिखाता है। क्या दिखाता है, कॉनकेव मिरर दिखाता है, उत्तल दर्पण दिखाता है। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है तो क्या हो जाएगा, ये गलत है तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, इसका मतलब आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, 9 का डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है, क्या है, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण, ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण या कह सकते हैं संपूर्ण विकिरण। ठीक है ना, संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इस पायरोमीटर को हिंदी में लिखा मिलेगा आपको उत्तापमापी, उत्तापमापी। ठीक है, पायरोमीटर, क्योंकि तो ये सब हिंदी इंग्लिश में है। इस संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको ऐसे पढ़िए, और इंग्लिश में इसको आप पढ़िए टोटल रेडिएशन, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वाष्प दबाव थर्मामीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा सी। क्यों सही होगा सी, इसको समझिए, सी क्यों होगा। एक्चुअली जब हमें यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा गया है 500, कहीं कहीं पर पूछा गया है क्वेश्चन 600, और कहीं सही पर पूछा गया है 800। ठीक है ना,
और कहीं कहीं पर ये वाला भी पूछ लिया गया है 2000 भी। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन एक पूछा गया है कि न्यून 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अब किसी क्वेश्चन में एक भी पूछा गया है कि तो संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर द्वारा न्यूनतम तापमान मापा जा सकता है। अब उसमें विकल्प अगर न्यूनतम सबसे कम वाला क्या है 800 है तो क्या करेंगे आप, वहां पर 800 वाला सही, मान लीजिए 1200 है, 900 है, 1000 है, 800 है तो क्या कहेंगे 800। अगर ये पूछ रहा है कि संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा तापमान का मापन किया जा सकता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 600 के ऊपर, 700 के ऊपर, 800 के ऊपर, तो क्या आंसर हो जाएगा 500 वाला हो जाएगा आंसर यहां पर। यानी एक जगह पर 800 आंसर, एक जगह पर 500 आंसर, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या हैं और क्वेश्चन का नेचर क्या है। यहां क्या कह रहा है कि वह थर्मामीटर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान माप सकता हो, मापने हेतु उपयुक्त है, वह क्या है संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी। ध्यान दीजिएगा इसके द्वारा न्यूनतम 500 पर मैंने कहा विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को आप माप सकते हैं, ठीक है ना। और तो इसमें आंसर क्या होगा भैया सी होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है कि नॉन स्टॉप कह सकते हैं भाई, नॉन स्टॉप एनर्जी जो समाप्त ही नहीं हो का स्रोत का कारण है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक तथा ऊर्जा उत्पन्न करती जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। नहीं, अब इन दोनों विकल्पों पे तो बिल्कुल भी ना विचार करिए आप, इन दोनों विचार करिए। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन या हीलियम का हाइड्रोजन परिवर्तन। नहीं भाई, हीलियम यानी 2He4, ठीक है। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, ठीक है। 1H1 यानी प्रोटियम, 1H2 यानी ड्यूटेरियम और 1H3 यानी ट्राइटियम, ठीक है ना। ये समस्थानिक है, ठीक है। आइसोटोप्स हैं किसके हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन या हीलियम का हाइड्रोजन परिवर्तन क्या हो गया इसमें एक्चुअली आंसर आपका होगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। कैसे होगा समझिए। देखिए सूर्य के अंदर क्या होता है, सूर्य के अंदर या सितारों के अंदर, ठीक है, चाहे कोई स्टार्स हो चाहे वो आपका सन हो, उन सब के अंदर हमेशा क्या होता है ये जो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H1, यहां पर 1H2 और 1H2, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ये अनवरत क्या करते हैं हीलियम परमाणु का निर्माण करते रहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इनके यानी हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है हीलियम में परिवर्तन होता रहता है। और इसी हीलियम से क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं अगर आपको हल्का सा। ये आप क्या ठीक है, ये दोनों क्या हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया हीलियम बन गया, ठीक है ना। अब होता क्या है कि यही ऊर्जा का स्रोत है,
कैसे ऊर्जा इनमें परिवर्तन होता है? जब इनमें नाभिकीय, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो ड्यूटेरियम परमाणु संलयित होते हैं और एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयित होकर यानी फ्यूज होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। अब समझिए, सूर्य के अंदर या तारों के अंदर क्या होता रहता है हमेशा कि यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो नया आप देख रहे हैं, जो नया बना, ये हीलियम बना आपका नया। इस हीलियम में क्या होता है? कुछ द्रव्यमान क्षति होती है, इसके कुछ मॉस में लॉस होता है, इसे कुछ द्रव्यमान क्षति होती है और वही द्रव्यमान क्षति क्या होती है? आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब अगर इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग क्या हो जाएगा? 0.02561 एटॉमिक मास यूनिट का लॉस होता है। 0.02561 यानी जब दो ड्यूटेरियम परमाणु संलयित होकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इन दोनों के जो टोटल मास होगा और जो इसका मास होगा उसमें से इसको घटाएंगे तो लगभग 0.02561 इतना क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट का लॉस होगा। इसे बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान क्षति। और यही द्रव्यमान क्षति क्या होती है? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा? यही ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना? और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का द्रव्यमान जो है वो लगातार कम हो रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे तारे भी ऐसे हैं इनका द्रव्यमान कम हो रहा है और बहुत सारे तारे ऐसे भी हैं जो असंख्य तारे हैं जो खत्म हो गए धीरे धीरे ऐसे, पर यह प्रक्रिया हजारों करोड़ों वर्षों में, ठीक है, तब जाके होती है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपके रहते हुए जो है सूर्य खत्म नहीं होगा। ठीक है, परेशान न होइए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा ए आंसर, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला क्या होगा? ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में, जब एक क्या है ये? जब एक कैलेंडर मतलब एक कैलेंडर वर्ष में, ठीक है, कह रहा है एक कैलेंडर में वर्ष में, गलत लिखा है, एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में, माहों मतलब महीनों, ठीक है, जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार महीनों में 4 पूर्णिमाएं हों। सी कह रहा है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें आंसर? जब एक ही माह में, सामान्य भाषा में समझिए आप, एक्चुअली ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, संबंधित आपके फिजिक्स से भी है, लेकिन संबंध इसका बेसिकली किससे है? जियोग्राफी से है। जियोग्राफी में आपको सर इसको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर कराए होंगे या किसी टॉपिक में वो आपको एक्सप्लेन किए होंगे, और नहीं होगा तो हम बोल देंगे, वो एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ठीक है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू मून की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून की घटना कहते हैं। और इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। इसको हमने व्हाइट में किया, येलो में लिखा हुआ है, पर है क्या? ब्लैक बॉक्स। अब नाम से क्या लगता है? नाम से लगता है कि बॉक्स है और ब्लैक है तो काला ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इसका रंग होता है नारंगी। रंग क्या होता है इसका? नारंगी। ना तो लाल होता है, ना नीला, और ना ही काला। ठीक है ना? नहीं काला, यानी ना तो ब्लैक होता है, ना ब्लू होता है, ना रेड होता है। क्या होता है ये? नारंगी होता है। क्यों नारंगी होता है? और ब्लैक बॉक्स होता क्या है? एक्चुअली ब्लैक बॉक्स में जो भी पायलट के बीच में, बिटवीन द पायलट्स, इसके बाद जो कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोलर जो होता है, उन सब से जो बातचीत होती है वो सब उसमें रिकॉर्ड होती है। और अगर कोई इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जो बातचीत है, यानी जो कुछ भी होता है हवाई जहाज से संबंधित,
ठीक है, एरोप्लेन संबंधित, वो सब क्या होता है, ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है। यानी अगर कोई इंसिडेंट भी, कोई एक्सीडेंट भी होने वाला हो, तो उस एक्सीडेंट में, अगर कोई मान लीजिए एक्सीडेंट भी होने वाला हो, तो उस एक्सीडेंट में ड्राइवर क्या बातचीत कर रहे हैं, या वो अपना मैसेज भी छोड़ देते हैं कि भाई ये चीज इसमें हो रही है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, या ये प्रॉब्लम अब हो ही रही है, वो सब उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। और ब्लैक बॉक्स को इस तरह से बनाया जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कहां होता है, एक्चुअली ये हवाई जहाज के पिछले हिस्से में होता है, ठीक है ना। और ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि चाहे उसमें खूब भयंकर आग लग जाए, यानी हवाई जहाज के जलने के बाद जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, उस टेम्परेचर में भी वो सुरक्षित रहे, उसमें अच्छी खासी आग लग जाए, वो पानी में गिर जाए, यानी वो फायर प्रूफ होता है, वो वाटर प्रूफ होता है, वो एयर प्रूफ होता है, यानी किसी तरह से वो खराब नहीं हो सकता। इसकी पूरी कोशिश की जाती है कि 99.9% जो है वो सुरक्षित रहे। अब नारंगी रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नारंगी रंग की एक मोटी पेंट की परत चढ़ी होती है, जो कि क्या हो, कहीं आग लगने से भी खत्म ना हो। एक्चुअली जब कोई चीज जली होती है तो ज्यादातर चीजें काली हो जाती हैं, या ब्लैक बॉक्स दूर जाकर कहीं पड़ा हो, कभी कभी किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पड़ा होता है, तो ऐसे में अगर वो नारंगी रंग का होगा तो उसको ढूंढने में क्या हो जाएगी, थोड़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है, आसान रहेगा। इसीलिए ब्लैक बॉक्स क्या कहता है, नारंगी रंग का बनाया जाता है। ब्लैक बॉक्स को क्या कहता है, नारंगी रंग का बनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। श्रव्य और दृश्य, ठीक है, श्रव्य मतलब ऑडियो, दृश्य मतलब विजिबिलिटी, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य क्या होता है, बाद में दिखाई देता है। क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, कुछ एक्सरसाइज का टाइम चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। कह रहा है यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। क्या बात है, ठीक है, ब्रांड कुछ नहीं होता है। एक्चुअली अगर आंसर के हिसाब से देखा जाए, अब कह रहा है क्वेश्चन, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है। एक्चुअली श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, यह बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो आंसर इसमें क्या होगा, आंसर इसमें बी होगा। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, यानी ऑडियो तुरंत सुनाई देता है, लेकिन जो विजन है, दृश्य है, वो बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। अब यहां थोड़ा इसकी क्रिटिकलिटी को समझ लीजिएगा। अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से सेंस यहां पर यह है बच्चों कि एक्चुअली जो फिलामेंट होता है, चाहे वो एलईडी टीवी हो, चाहे वो एलसीडी रही हो, या पहले पिक्चर ट्यूब वाली और टाइम लेती थी, एलसीडी थोड़ा सा हल्का उससे कम लेती थी, लेकिन एलईडी बहुत जल्दी ऑन हो जाती है। लेकिन जब ऑन होती है तो ही आपको ऑडियो सुनाई पड़ता है, जब तक पिक्चर नहीं आ जाती है तब तक आपको ऑडियो, ठीक है, जब पहले जैसे ऑन होती है ऑडियो तुरंत आ जाता है, लेकिन पिक्चर 2-3 सेकंड ले लेती है। लेकिन जब पिक्चर ऑन हो जाती है तो जो बोल रहा है वही आपको सुनाई देता है, क्योंकि जो फिलामेंट्स होते हैं उसके, जो उसकी एलईडीज होती हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेती है वार्म अप में, जो चूंकि जब तक जो है वो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर देंगी, ठीक है, तब तक प्रकाश निर्मित नहीं होगा और वो पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन तो आंसर इस हिसाब से सही होगा, यही होगा। लेकिन जो बाकी चीजें कह रही, इसका रीजन क्या है ये समझ लीजिए। एक्सरसाइज में रीजन बताया कि विजन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ जो उसमें जो यहां पर एक्सरसाइज कही जा रही है, उससे सेंस यही है कि जो भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स होता है उसके कारण से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऑडियो तुरंत ऑन हो जाता है। लेकिन कई बार आपको यह लगता है कि दृश्य तुरंत प्रारंभ जो है हो जाता है, ठीक है ना, या फला होता है। बेसिकली आप दिमाग यहां पर यह लगाते हैं कि ऑडियो जो है वो धीरे धीरे आता है,
क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। वाई में उसकी चाल कितनी होती है, वाई में ध्वनि की चाल कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड, और प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे प्रकाश पहले आ जाता है और ऑडियो देर में आता है। इसका कुछ भी और भी रीजन हो सकता है। एक्चुअली समझिएगा, ये बात सही है कि जो प्रसारण होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसमें प्रकाश पहले आ जाता है और जो साउंड वेव्स होती हैं वो काफी धीमे चलती हैं। तो ऐसे में दोनों अलग अलग आने भी चाहिए, लेकिन इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, उसको बता दे रहा हूं मैं आपको यहां पर। एक्चुअली टीवी में एक डिवाइस लगी होती है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजर। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजर, सिंक्रोनाइजर, ठीक है ना, सिंक्रोनाइजर। ये सिंक्रोनाइजर क्या करता है, ये जो वीडियो की स्पीड ज्यादा है और ऑडियो की स्पीड कम है, इन दोनों को बैलेंस कर देता है, इन दोनों को उतनी ही स्पीड साउंड की बढ़ा देता है, जिससे आपको ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ सुनाई दे पाए। जो बोल रहा है, जो मुंह चल रहा है, वही आपको साथ में सुनाई पड़े। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, तो जैसे पिक्चर हमारी जल्दी बन जा रही है, लेकिन ऑडियो हमारा देर में जाने में टाइम लगेगा, तो इसको भी सिंक्रोनाइज किया जाता है, जिससे हमारे मुंह के बोलने की जो हमारे एक्सेंट हैं वो सही तरीके से आप तक पहुंच सकें, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा लिबरेशन है इसका वो एग्जैक्ट आप तक पहुंच सके। ये भी सिंक्रोनाइज, क्योंकि कैमरा दूर होता है, ठीक है ना, सिस्टम है। फिलहाल डिवाइस क्या होती है? सिंक्रोनाइजर होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फिलहाल बी आंसर हो जाएगा। ऑडियो तुरंत सुनाई देता है, लेकिन पिक्चर थोड़ी सी क्या होती है, देर में आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट, आपके घर में गीजर होगा, आपके घर में इलेक्ट्रिक प्रेस होगी, आपके घर में एसी होगा, ठीक है। अब चाहे गीजर हो, चाहे वो एसी हो, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रिक प्रेस हो, ठीक है ना, इन सब में आपने देखा होगा, जैसे गीजर है, कुछ देर गर्म हुआ, पानी गर्म हो गया, अपने आप ऑटो स्टॉप हो गया। एसी में मान लीजिए आपने सेट किया 24, जैसे टेम्परेचर पहुंचेगा, एसी कमरे का जैसे तापमान क्या पहुंचेगा, 24 पहुंचेगा, एसी का तुरंत कट ऑफ हो जाता है। ऐसे ही प्रेस होता है, आपने किस कपड़े को प्रेस करना है उस हिसाब से सेट किया है आपने उसका टेम्परेचर, जैसे ही वो वहां पर पहुंचेगा अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। ये जो कट ऑफ होता है ना, अगर नहीं कट ऑफ हुआ तो लगातार चलता जाएगा वो, और तुरंत वो ब्लास्ट हो सकता है या वो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पहले के समय में जब हम लोग प्रेस करते थे बचपन में, तो उस समय ये ऑटो स्टॉप वाला सिस्टम, ये थर्मोस्टेट नहीं होता था प्रेस में, तो हम प्रेस करते थे, कुछ देर में स्विच बंद करना पड़ता था, फिर कुछ देर गर्म रहता था, उससे प्रेस करते रहते थे, उसके बाद जैसे फिर कुछ ठंडा होने लगा, फिर स्विच ऑन कर दिया, फिर प्रेस करते रहते थे, तो उसमें प्रॉब्लम होती। अगर कहीं भूल गए स्विच ऑफ करना, ज्यादा देर गर्म हो गया, तो फिर राम राम सत्य भी हो जाएगा, ठीक है, किसका? कपड़े का। तो अब क्या आ गया है, ये थर्मोस्टेट आ गया है। ये थर्मोस्टेट क्या करता है, जैसे ही उस टेम्परेचर पर पहुंचता है, ये पावर को कट ऑफ कर देता है। क्या करता है? पावर को कट ऑफ कर देता है, यानी उष्मा मापता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो उष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। अब यहां आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि तापक्रम नापता है या जो है उष्मा मापता है। बिल्कुल, एक्चुअली वो दोनों मापता है, ठीक है, इसलिए, और इसमें ऑप्शन ऐसा दिया नहीं गया। सी क्या कह रहा है? किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित, यानी ऑटो कंट्रोल करता है। क्या करता है? ऑटो कंट्रोल करता है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर 15 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, अगर किसी हॉल में, किसी कमरे में म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है, तो हॉल की दीवारों क्या कहता है? ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, कि ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन करना चाहिए, साउंड का एब्जॉर्प्शन करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। कैसे होगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम स्टूडेंट की लाइव क्लास लेते तो ये अलग बात थी,
लेकिन हो सकता है कि हमारी आवाज गूंजे, हमारी आवाज क्या करे, गूंजे, यानी और उस गूंजने को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, ठीक है। यानी हिंदी में इसके लिए बहुत टफ वर्ड है, वो है अनुरणन, अनुरणन। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी आवाज है वो आप तक सही से नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर हमारी आवाज आपको सही से पहुंच रही है, अगर कहीं पर भी गूंज नहीं हो रही है कि हम क्या बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें साइलेंट जोन बनाने की कोशिश की गई है। क्या होता है उसका, इसको समझिएगा। एक्चुअली जो भी, जैसे हम आपको स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं या क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर साउंड को, जैसे अगर बच्चे बैठे रहते हैं सामने तो वो कपड़ा पहने रहते हैं और एक ऑब्जेक्ट है वो उनके जो हमारी साउंड होती है वो उनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। इसकी वजह से हमारी साउंड गूंजेगी नहीं। लेकिन अगर बच्चे नहीं बैठे हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमें कोई न कोई एब्जॉर्प्शन के मीडियम लगाने पड़ेंगे। वो मीडियम क्या हो सकते हैं, हाल की दीवारों पर जो है वो क्या किया जाए, कालीन बिछाया जाए, कुर्सियां गद्देदार बनाई जाए, कुछ और चीज एब्जॉर्ब करने के लिए लगाए जाए, मोटे पर्दे लगाए जाए। जैसे आप किसी सिनेमा हॉल वगैरह में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि मोटे मोटे पर्दे लगाते हैं, कुर्सियां गद्देदार बनाते हैं, कालीन बिछा देते हैं। इससे क्या होता है, जो साउंड है वो एब्जॉर्ब हो, ठीक है ना। अगर ध्वनि का अवशोषण नहीं होगा तो ध्वनि क्या होती है, ऐसे से गूंजती रहेगी और आपको सही सुनाई नहीं पड़ेगा। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। यानी कहीं अगर किसी हॉल में ध्वनि कोई निकलती है और वो ध्वनि अगर अवशोषित नहीं होती है, ध्वनि यहां वहां फैलती रहती है, इस घटना को क्या बोलते हैं हम, ध्वनि का अनुरणन, यानी रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। तो इसको रोकने के लिए मैंने अभी जो उपाय बताए वो उपाय किए जाते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भी हॉल का, ये फैक्ट नोट कर लीजिएगा, किसी भी हॉल का रिवर्बरेशन पीरियड 0.8 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 0.8 सेकंड से अधिक किसी का रिवर्बरेशन पीरियड यानी अनुरणन काल हुआ तो उस हॉल में बोली गई कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, किसको, श्रोता को सुनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिए ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ये अनुरणन काल 0.1 सेकंड से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगा तो स्रोत द्वारा निकली गई जो ध्वनि है वो श्रोता को सुनाई भी नहीं देगी। इसको हम गूंजहीन हाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं इतना एब्जॉर्प्शन भी ना हो जाए कि आप तक पहुंचे ही ना, और इतना कम एब्जॉर्प्शन ना हो जाए तो वो गूंजती रहे, कौन क्या बोल रहा है को सुनाई ना दे, ठीक है। कभी कभी आप किसी हॉल में गए होंगे, किसी म्यूजिक कंसर्ट में गए होंगे, किसी रैली वगैरह में गए होंगे, तो ऐसी घटना आपके साथ जरूर हुई होगी। या आप किसी खाली कमरे में जहां बहुत कम सामान रखा हो या सामान रखा ही ना हो, उसमें जाकर के आप बोलिए एक बार, तो आप बोलेंगे एक बार से हेलो तो पूरा गूंजेगा एकदम बहुत देर तक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं, अनुरणन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसमें ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच यानी फिनोमिना, प्रपंच नहीं मतलब किसको कायदे से कहना चाहिए, घटना, ठीक है। यह घटना उदाहरण है रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का, डॉपलर प्रभाव का। फिर सुनिए एक बार, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना, ठीक है, उदाहरण है किसका, रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का, डॉपलर प्रभाव का। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअली इसमें आंसर होगा क्रॉम्पटन प्रभाव, सॉरी डॉपलर प्रभाव का। क्या होगा आंसर, इसमें डॉपलर प्रभाव होगा आंसर। लेकिन अब समझिए क्यों होगा ऐसा, ठीक है। प्रपंच ये हट गया, यानी यह घटना, ठीक है, इंसिडेंट्स या फिनोमिना, ठीक, किसका है, डॉपलर प्रभाव का। आप जानते हैं रमन प्रभाव का संबंध जो है वो आपके ऊर्जा से है, ठीक है। जूल थॉमसन का प्रभाव का संबंध भी ऊर्जा से है और क्रॉम्पटन का प्रभाव का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से है। लेकिन डॉपलर प्रभाव क्या है, आप समझिए इसको।
डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव यह कहता है कि जब किसी भी ध्वनि स्रोत से, कोई भी सोर्स है और उससे जब कोई ध्वनि आती है, तो अगर वो ध्वनि हमारे पास आ रही है, ठीक है, तो ऐसे में उसका ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो, ना उसका जो है कोई उसकी इंटेंसिटी चेंज हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाज हमें धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। अगर हमारी तरफ आ रही है तो आवाज कैसी होती है? वो तेज होती जाएगी, और अगर हमसे वो दूर जा रही है तो आवाज क्या हो जाएगी? उसकी धीमी होती जाएगी। ये जो घटना है इसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब इस डॉपलर प्रभाव का ही हम उपयोग करते हैं राडार में। ठीक है, राडार भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हैं सोनार में हम। राडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसके अलावा इसी का हम यूज करते हैं, ट्रेन हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है। ठीक है, कोई भी गाड़ी हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है, तो इन सब चीजों के बारे में हम किसी से, हम खुद भी खड़े हों और हमें पता हो कि अगर कोई स्रोत से आवाज आ रही है और अगर वो आवाज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आवाज जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, और अगर वो जो है आवाज धीमी होती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे दूर जा रही है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित और परावर्तित यानी कह सकते हैं आप इसको परावर्तक तल, परावर्तक तल। ठीक है ना, परावर्तक तल, परावर्तक तल और सुनने वाले यानी श्रोता के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। किसी भी ध्वनि को स्पष्ट तौर पर सुनने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसको सुनने के लिए कोई दूर जो है बैठा हुआ बंदा है, उसको सुनना है, तो उसको स्पष्ट तौर पर सुनाई पड़े, इसके लिए हमारे और उसके बीच में नहीं, ये तो सीधे सीधे वाइब हो गया। जबकि क्या होता है, ऐसे समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई सोर्स है, ये क्या है? ये कोई सोर्स है और इस सोर्स से क्या हो रही है? आवाज निकल रही है। ठीक है, इस सोर्स से क्या हो रही है? कोई साउंड निकल रहा है। अब ये कोई बीच में क्या है? बीच में कोई रिसीवर है। ठीक है, यानी ये है स्रोत, ठीक है, और ये क्या है? श्रोता। ये क्या है? श्रोता। और ये है परावर्तक तल। ये क्या है? परावर्तक तल, परावर्तक तल। ठीक है, यानी कोई ऐसा माध्यम जिससे आवाज जाकर के टकराए। ठीक, तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इससे जो ध्वनि जा रही है, ये ध्वनि गई यहां से, इससे जो ध्वनि जा रही है, ये साउंड जा रही है जो है ये, ठीक है, ये इसको श्रोता को यहां से टकराने के बाद स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए, ठीक है, किसके बीच में? श्रोता के बीच में और इसके बीच में। ठीक है, किसके? श्रोता के बीच में और इस परावर्तक तल के बीच जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये डिस्टेंस जो आपकी है, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अब यहां पर फिर से लिखिए, ये सोर्स है, ये रिसीवर है, और ये क्या है? ये रिफ्लेक्टर कह सकते हैं, परावर्तक कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके और इसके, भाई यहां से साउंड गई, ये साउंड यहां पे गया, लेकिन इसको, किसको? इसके और इसके बीच में, क्योंकि इसको ये बीच में है ना, इसके बीच में इसको आवाज सुनाई पड़ने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट, 16.5 मीटर। फिर क्वेश्चन सुनिएगा, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? मूल ध्वनि की, मूल ध्वनि की जो प्रतिलिपि होती है, मूल ध्वनि की जो प्रतिलिपि होती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम? प्रतिध्वनि। और इस प्रतिध्वनि को बोलते हैं इंग्लिश में इको।
क्या बोलते हैं? इको। जैसे हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं एक बार आपको सुनाई पड़े, लेकिन उसी के बाद दोबारा आपको सुनाई पड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उस ध्वनि की प्रतिध्वनि। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे साउंड वगैरह में थोड़ा गूंजे, जब कोई कंसर्ट वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, तो आपकी साउंड गूंजे, उसके लिए क्या किया जाता है? उसमें इको उत्पन्न किया जाता है। जिससे आवाज को देर आपने कहा हेलो, तो कई बार जो है वो हेलो करके आवाज आती है, इसे क्या बोलते हैं? इको। तो ये इको यानी किसी मूल ध्वनि की जो प्रतिलिपि, यानी उसी ध्वनि की पूरी कॉपी, यानी वही सेम ध्वनि अगर आपको दोबारा रिपीट होती हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी स्रोत से निकली हुई ध्वनि किसी श्रोता को उसकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन आपका यह कह रहा है, ठीक है ना, कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी, यानी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। वह क्या है? 160। यहां ध्यान दीजिएगा, मीटर और फीट में दिया गया है। इस पर अक्सर कंफ्यूजन आपको हो जाता है मीटर और फीट के बीच में। अब इसका कैसे सॉल्व होगा इसको समझिए। चलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पेज लेकर समझाते हैं आपको। देखिए होता क्या है कि जो मैंने अभी समझाया आपको कि ये कोई सोर्स है और ये बीच में रिसीवर है और ये क्या है? रिफ्लेक्टर है, ठीक है, यानी परावर्तक तल है। परावर्तक तल है, ये आपका श्रोता है और ये स्रोत है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वास्तव में इससे निकली हुई जो ध्वनि है, इससे जो भी ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि को, ठीक है, उस ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये जो आ रही है इधर, ये क्या होगी? इसकी ये प्रतिध्वनि होगी। इसको प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है एक्चुअली UT/2। क्या UT/2 कैसे होता निकलेगा? समझिए इसको आप। होता क्या है कि यहां आपको यह जानना जरूरी है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल। दूसरा T क्या है? T है, आप इसको ऐसे थोड़ा सरल कर लीजिए, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, T क्या है? समय। कौन सा समय है? कौन सा समय? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और समय यहां पर है 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड कहां से आया? एक्चुअली हमारे कान का जो पर्दा होता है, जो हमारे कान का पर्दा है, उस पर एक बार जब ध्वनि पड़ती है, कोई भी साउंड पड़ेगा, तो लगभग 0.1 सेकंड तक क्या होता है? उसकी स्मृति बनी होती है। क्या बनी होती है? 0.1 सेकंड उसकी स्मृति बनी होती है। अगली ध्वनि उसको तभी सुनाई पड़ेगी जब 0.1 सेकंड के बाद उस पर कोई ध्वनि सुनाई पड़े। अगर कोई ध्वनि 0.1 सेकंड से पहले आ गई तो लैप्स हो जाएगी, सुनाई ही नहीं पड़ेगी। जैसे कभी कभी देखे होंगे आप, कुछ लोग जो है, जैसे आता है बीमा आगरा की विषय वस्तु है, आता है कोई एडवर्टीजमेंट, तो कई बार क्या होता है उसका स्पीड एकदम बढ़ा देते हैं, बीमा आगरा की, तो इसे क्या आपको सुनाई नहीं पड़ा क्या कहा उसने? क्योंकि जैसे तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप सुनते हो कभी गाना वगैरह सुनते हो कहीं, तो आता है रेडियो पर तंबाकू, आपको सुनाई ही नहीं पड़ा क्या हो गया, या आप जान ही नहीं पाए इस बीच क्या हो गया। जिससे कोई बहुत तेज बोल रहा है तो भी आप समझ नहीं पाए कि उसने इस बीच में बोला क्या है, बिकॉज आप वो 0.1 सेकंड से पहले आ जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जो ये श्रोता है ना, ये जो आप देख रहे हैं, होता ही है बच्चा कि इसको एक ध्वनि तो ये सुनाई पड़ी, दूसरा अब यहां से ध्वनि जा भी रही है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, आगे निकल चली जा रही है। अब होता कि यहां से टकराने के बाद, फिर ये ध्वनि बैक हो रही है, ये जो बैक हो रही है फिर इसको सुनाई पड़ी, यानी एक बार इसकी ध्वनि सुनाई पड़ी और एक बार यहां से आएगी टकरा करके फिर इसको सुनाई पड़ेगी। जो दोबारा सुनाई पड़ेगी वही क्या है? प्रतिध्वनि है। अब अगर मूल ध्वनि 0.1 सेकंड के बाद आएगी तब तो ये समझ पाएगा उसको, अदरवाइज लैप्स हो जाएगी। अब लेकिन इस मूल ध्वनि की प्रतिध्वनि जो आए उसमें समय क्यों 0.1 सेकंड से ज्यादा लगेगा? ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस। यानी जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, यहां पर एक कोई व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां पर क्या है? परावर्तक तल है।
अब होता क्या है कि अब हम ये जो बीच वाला बंदा है यहां पर जो खड़ा हुआ है, इस बंदे को वहां से जो आवाज लौट के आएगी दोबारा टकरा करके, वो तभी सुनाई पड़ेगी जब इसके बीच में क्या हो, 0.1 सेकंड के बीच का कम से कम 0.1 सेकंड के बाद ध्वनि आए। अब 0.1 सेकंड के बाद कोई ध्वनि आए, इसका मतलब है कि इसके और यहां तक के बीच में क्या होनी चाहिए, कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपके, तो क्या होना चाहिए, क्या निकालेंगे, u का क्या हो जाएगा यहां पर 332, ठीक है। t क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अब अगर देखें इसको, अब क्या हो जाएगा बाई 2। अब इसको आप अगर एग्जैक्टली अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या आ जाएगा ये 33.2 बाई 2, फिर क्या हो जाएगा 16.6 मीटर, ये आया ना। यानी किसी मूल ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक तल, श्रोता, ये श्रोता है आपका और ये परावर्तक तल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर। क्या होनी चाहिए 16.6 मीटर। यानी अगर किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनना है तो श्रोता और परावर्तक तल के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए 16.6। लेकिन इसको आप कह सकते हैं या लगभग, लगभग कितना 17 मीटर, लगभग कितना 17 मीटर, ठीक है ना। लेकिन यहां ध्यान देने की बात आपको है कि विकल्प क्या है आपके सामने, क्वेश्चन के पास ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 165, अब फीड तो होगा ही नहीं, तो ये भी आंसर गलत है आपका और ये भी आंसर गलत है, दोनों तो है ही नहीं है। मीटर में आपको पता करना है, मीटर में क्या होगा 165 मीटर या 16.5, बहुत अच्छा विकल्प बनाया है, केवल पॉइंट का डिफरेंस है बस। अब इन्होंने क्या दिया है 16.5 मीटर, तो अब 16.6 से एक पॉइंट कम किया है, चलेगा ना आंसर, चलेगा। अगर ये 17 मीटर दिया होता तो भी चलता, अगर ये 16.7 देते तो भी चलता, और अगर 16.4 होता तो भी चलता, तो भी चलता। क्यों चलता, क्योंकि और ऑप्शन सब भी गलत, सब गलत हैं। तो ध्यान दीजिएगा किसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा इसमें 16.6 मीटर, यानी डी आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कॉन्सेप्ट को समझिए, फैक्ट कभी भी गलत, फैक्ट कभी भी चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब प्रयोग, ठीक है। निम्न तापी मतलब दो तरह के इंजन होते हैं, दो शब्द इसमें है, निम्न तापी और अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब यहां पर है यूज, ठीक है, और निम्न तापी का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। और इस लो टेम्परेचर पर काम करने वाले इंजन को क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन। क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन। और क्रायोजेनिक इंजन वह इंजन है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर काम करे, यानी ऐसा इंजन जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर काम करे उसे क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। आप इसको और कह सकते हैं कि मतलब काफी कम तापमान पर काम करे, सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, फिजिक्स यहां पर नहीं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। जो बहुत कम तापमान पर काम करे उसे क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन। वास्तव में इसका टेम्परेचर क्या होता है, जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर काम करता है उसे क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है ना। तो अब ऐसा इंजन जो निम्न तापमान पर काम करता है उसका इस्तेमाल किस में होता है, रॉकेटों में, परमाणु भट्ठी में, तुषार मुक्त प्रशीतकों में, अभिचालकता विषयक अनुसंधानों में। इस्तेमाल उसका होता है किसमें, रॉकेटों में, इसमें इस्तेमाल होता है। यानी सिंपल समझिए, निम्न तापीय इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजनों का यूज यानी प्रयोग किसमें किया जाता है, रॉकेटों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पास रॉकेट है, मान लीजिए पीएसएलवी, तो पीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें पहला और तीसरा चरण ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा और चौथा चरण में द्रव ईंधन का इस्तेमाल होता है।
लेकिन वही अगर हम बात करेंगे जीएसएलवी की, ठीक है, जीएसएलवी के जितने भी मॉडल हैं सब में क्या करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें मूलतः क्या करते हैं, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी जो भी इस्तेमाल होता है वो सब किस अवस्था में होता है तो एक गैस है, ये दोनों क्या हैं, ये गैसेस हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल किस में हो रहा है, लिक्विड स्थिति में इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर गैस को किस में लाएंगे, जब गैस का तापमान कम करेंगे बहुत तो द्रव अवस्था में आएगी, और जब द्रव अवस्था का और तापमान कम करेंगे तो ठोस अवस्था में आएगा। और द्रव अवस्था में गैस को लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बड़ी प्रॉब्लम है। लगभग -180 के आसपास और -220 के आसपास में ये क्या होती हैं, द्रव में परिवर्तित होती हैं। इतना टेम्परेचर कम करना इतना आसान नहीं होता है। बस बाकी चीजें आपको हम बाद में समझाएंगे, यहां इतना जानिए कि क्योंकि वीडियो बड़ा ना होने पाए ज्यादा, इसीलिए आपको मैं थोड़ा कम कर रहा हूं। यहां पर इनका इस्तेमाल कहां होता है, रॉकेटों में होता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हल्के होते हैं, इन्हें बार बार स्टार्ट और ऑन और ऑफ किया जा सकता है रिमोट के द्वारा, और ये बूस्टर देने में बड़ी हेल्प करते हैं, रॉकेट को बूस्ट करने में बड़ी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। पहले भारत के पास इंजन नहीं था, पहले रूस से भारत ने प्राप्त किया था, लेकिन बाद में जब भारत ने पोखरण विस्फोट किया राजस्थान में 1999 में, तो उसके बाद हमारे ऊपर बैन लग गया, रूस ने हमें इंजन देने से मना कर दिया, बहुत सारी घटनाएं हुई। फिलहाल भारत ने अपना स्वयं का ये क्रायोजेनिक इंजन बना लिया है, जिसमें द्रव ऑक्सीजन और केरोसिन ऑयल का बेसिकली यूज किया जा रहा है, ठीक है। और वो स्वदेशी इंजन है, बढ़िया इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। यानी भारत भी अब क्रायोजेनिक इंजन बनाने की श्रेणी में शामिल हो गया है, ठीक है। ये फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, रॉकेटों में, यानी ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर अभी कुछ देर पहले ही वीडियो में आया था, शायद पहला दूसरा क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो वहां मैंने सब बताया था आपको, यहां सीधे जान लीजिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी बदलने के लिए, नहीं होता है। कौन होता है, मैंने अभी इससे पहले बताया ही था आपको। क्या किया जाता है, इसके लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। किसका, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। डीसी को एसी बदलने के लिए नहीं, बताया मैंने आपको, यह काम इन्वर्टर करता है, ठीक है ना। डीसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए बिल्कुल, ठीक है। ये एसी वोल्टेज को करेंगे नहीं, ए भी नहीं होगा, क्योंकि डीसी में इस्तेमाल नहीं होता है। किसमें इस्तेमाल होता है, एसी में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर, इसमें होगा ये वाला, ठीक है। आंसर क्या होगा इसमें, आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज को स्टेप अप, ठीक है, एसी वोल्टेज को क्या करने के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है। जो एसी लाइन होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कहां यूज किया जाता है, केवल एसी में यूज किया जाता है, इसके स्टेप अप या स्टेप डाउन यानी इसकी वोल्टता को कम करना या फिर ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा आपका डी। तो इस तरह से हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई समस्या है तो आगे हमको बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये सीरीज अभी चलती रहेगी और कंटेंट के वीडियोस भी आपको मिलने अभी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप अगर चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारे कंटेंट के अलग अलग सब्जेक्ट के मैटर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, एक तरफ से आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के वीडियोज आपको मिलेंगे साइंस के। और अभी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे हम। आरओ पर एक लास्ट में पूरा एक रिवीजन सिस्टम देंगे, पूरा एक रिवीजन सेशन देंगे, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का एक वीडियो पूरा आपको मिलेगा, जिसमें पूरा फुल आप बायो का रिवीजन कर पाएंगे, या पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको 4-5 घंटे का पूरा एक फुल वीडियो, हर चैप्टर का एक रिवीजन देंगे आपको, और पूरी कोशिश रहेगी कि 4-5 घंटे का एक और वीडियो मिल जाए जिसमें पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन रहेगा। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का 4-5-6 घंटे का एक नॉन स्टॉप वीडियो रहेगा, जिसमें थ्रोली आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, किसके, आरओ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।